हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियोज में देखा कि हम अब साइंस को दो हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे। एक होगा हमारा जनरल साइंस का सेक्शन, जो सभी एग्जाम्स में आता है, चाहे वो रेलवे हो, राजस्थान के आरपीएससी के, आरएसएमबी के सारे एग्जाम्स हों, जैसे कि हाल ही में आने वाले जूनियर असिस्टेंट हो गया, क्लर्क हो गया, उसके अलावा एनिमल अटेंडेंट हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान सीईटी हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया। सभी में जनरल साइंस एक हमारा मुख्य फैक्टर निभाता है और लगभग लगभग 10 से 15 नंबर 20 नंबर हमारे कवर हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है, जिस पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, वो है एनिमल अटेंडेंट, पशु परिचक का एग्जाम। ठीक है जी। उसमें एक हमारा जो 105 नंबर का पार्ट ए होगा, पेपर ए होगा, उसमें 105 नंबर की राजस्थान जीके, चाहे उसमें ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, करंट हो, उसके अलावा थोड़ी बहुत रीजनिंग हो, मैथ हो, वो आएगी। उसके अलावा उसमें 10 से 12 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे, चाहे वो बायोलॉजी के हों, केमिस्ट्री के हों, फिजिक्स के हों। ठीक है जी। साथ में एक पेपर बी होगा, जिसमें 45 नंबर की ओनली और ओनली एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन विज्ञान आएगी। तो हमने डिसाइड किया था कि हम इनको दो तरीके से पढ़ेंगे। एक स्पेशल हमारी सीरीज चलेगी एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के लिए, जिसमें हमारा फोकस होगा 45 नंबर। क्लियर। उसके अलावा हमारी जो जनरल साइंस की सीरीज चलती आ रही है शुरू से, उसको हम टॉपिक वाइज चलेंगे, जिसमें हम 4 सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड वो जो पर्यावरण वाला सब्जेक्ट है उसको। क्लियर। अब दोनों में मिला के उसमें 20 से 25 टॉपिक मान लो, सारे इधर उधर के मिला लोगे। और इसमें मैंने जो पिछली सिलेबस की वीडियो बनाई थी, उसमें लगभग 22 टॉपिकों में हमने सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया था, जहां से भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरा टारगेट है 45 में से 45। क्लियर। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम मैं भी देने वाला हूँ आपके साथ, तो मैं अपना खुद का पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर। लेकिन मैंने अभी YouTube पे देखा, सर्च किया काफ़ी, सभी लोग एनिमल हस्बेंड्री को, पशुपालन को इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लिए, PDF बनाई और टिक 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 करवा दी। लेकिन कोई भी उसे विस्तार में डिस्क्रिप्शन तरीके से, जैसे ये लेक्चर होता है वैसे कोई भी कवर नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा हम ही चालू कर दें अच्छे से, ताकि इस सारे हमारी भी दुकान चल जाए। बहुत बच्चे एनिमल अटेंडेंट में कुछ भी आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, वो बाद की बात। लेकिन फिलहाल सुनिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इन 45 में से जितने मेरे नंबर आएंगे उतने आपको दिलाऊंगा, कंफर्म। बस पूरे फोकस के साथ, ईमानदारी के साथ मेरे साथ पढ़िए। मैं इतना वादा करता हूँ, आपको पढ़ाऊंगा ऐसे ही, चाहे कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो, इजी टॉपिक हो, लगेगा आपको ऐसा ही स्मूथली, प्यार से सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर। और मैं कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ाऊँ। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कृत्रिम गर्भाधान, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं AI। क्लियर। तो अब जैसे इसी टॉपिक को उठा लो, इसमें सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा कि होता क्या है AI, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके क्या फायदे हैं, इसमें कुछ टर्म्स आएंगी, उनके बारे में शुरुआत में आपको पढ़ाऊंगा। फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको AI के मेथड, यानी कि कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कितनी विधियों से होता है, कितने तरीकों से होता है, वो सारे टर्म। उसके अलावा किस प्रकार से इसमें पूरी प्रोसेस चलती हैं, वो सब। और उसमें मैं वादा करता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, जिसे हम गुदाद्वार वाला बोलते हैं, जो नॉर्मली हमारी भैंस और गाय में जब बीजाधारण होता है तो आप जानते हैं, उसको देखते हैं, उसको मैं कोशिश करूंगा कि आपको डायग्राम के साथ पूरा का पूरा प्रैक्टिकली समझाऊं कि कैसे होता है, कैसे हम सेमिनेशन करते हैं, वो सब का सब। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है, जो हमारा लेक्चर 1 रहेगा, वो है कृत्रिम गर्भाधान, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम कृत्रिम रूप से अपने पशु को, मादा पशु को प्रेग्नेंट कर रहे हैं। नेचुरली नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से कर रहे हैं। क्लियर। तो नाम से इतना श्योर हो गया।
उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रजनन है नॉर्मली, चाहे वो मानव में हो, पशुओं में हो, किसी में भी हो, चाहे पौधों को भी ले लो आज के टाइम पर, इन सभी में दो तरीके से होता है, जिसे हम प्रजनन बोलते हैं, ब्रीडिंग बोलते हैं। क्लियर? किस तरीके से होता है? दो तरीके से। पहला जो सबसे आप जानते हैं प्राकृतिक प्रजनन, जिसे हम नेचुरल ब्रीडिंग बोल सकते हैं। ठीक है जी। नेचुरल ब्रीडिंग में क्या होगा, नाम से ही सिद्ध है, जब कोई भी जैसे मादा और नर दो पशु चाहिए, वो प्राकृतिक रूप से योग्य हुए हैं प्रजनन के, यानी कि उनके शरीर का विकास प्राकृतिक रूप से हुआ है, उनके सारे के सारे जनन अंग जिनका योगदान होता है प्रजनन में, वो पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से डेवलप हुए हैं, और अपने योग्य होने के बाद वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, संभोग करते हैं, तब जाकर के वो अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं, नई संतति पैदा करते हैं, नया जीव पैदा करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं क्या? प्राकृतिक प्रजनन। जैसा कि मैंने लिख भी रखा, जब योग्य नर एवं मादा पशु प्राकृतिक रूप से आपस में संभोग या सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, ठीक है जी, करते हैं तथा नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, प्रजनन करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्या? नेचुरल ब्रीडिंग, प्राकृतिक प्रजनन। इतना तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका तो हम जानते हैं कब से चला आ रहा है, जब से प्रकृति या सृष्टि बनी है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल है तो इजी है और नॉर्मल है। क्लियर जी? तो हम मैंने लिख भी दिया है, ये इजी प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस है। उसी जगह पे कृत्रिम प्रजनन, यानी प्रजनन बोल लो या बीजारोपण बोल लो, बीज धारण बोल लो, कुछ भी बोलो, गर्भाधान बोल लो, ठीक है जी, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि शॉर्ट में AI। जैसे वो प्रोसेस हमारी इजी थी, नॉर्मल थी, नेचुरल थी, उसी प्रकार ये कैसे हो जाएगी? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मानव के द्वारा, विभिन्न यंत्रों के द्वारा, मशीनों के द्वारा और आर्टिफिशियली तैयारी, तो ये हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, उसके अलावा आर्टिफिशियल हो जाएगी। क्लियर जी? तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसमें प्रोसेस में होता क्या है। सबसे पहले देखें, हमें जब नेचुरली चल रहा था तो एक तो उसमें नर था, एक मादा थी, जो कि प्राकृतिक रूप से योग्य हुए हैं, उन्होंने अपने शरीर का विकास किया है, और जब उन दोनों का कांटेक्ट में आने का समय हुआ तब वो नेचुरल रूप से कांटेक्ट में आए, उसके बाद उन्होंने अपनी संतति पैदा की, नए जीव की उत्पत्ति की। वहीं अब जब हम कृत्रिम रूप से करेंगे तो सारी की सारी प्रोसेस कृत्रिम रूप से होंगी, हमारे द्वारा की जाएंगी। जैसे सबसे पहले हम पहचानेंगे कि उसमें हमें जो वीर्य डालना है, शुक्र डालने हैं, वो कैसे पशु के लें। सबसे पहले तो उसी जाति के लेंगे, जैसे कि हमें मान लो गाय में बीजारोपण करना है, वीर्य धारण करना है। क्लियर जी? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें ऐसी क्वालिटी का साँड देखें जिसमें वो सारी क्वालिटी हों जो हम अपने नए पशु में, नए जीव में, नई गाय में देखना चाहते हैं। ठीक है जी? उसके लिए वो उच्च कोटि के आनुवंशिक गुणधर्मों वाला होना चाहिए, उच्च वंश का होना चाहिए, ताकि अब जो हमारी अगला चाहे गाय आए या बछड़ा आए, जो भी नई संतति पैदा होगी, उसमें वो गुणधर्म सारे उपस्थित हों जो हम उससे चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अच्छी गुणवत्ता वाले नर पशु की खोज करेंगे। ठीक है जी, पहचान लिया। उसके बाद हम उससे आर्टिफिशियल रूप से उससे हम वीर्य का धारण करेंगे, वीर्य का कलेक्शन करेंगे, वीर्य का संग्रहण करेंगे। उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी मैं अभी बता दूंगा तो टॉपिक लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम अच्छी क्वालिटी का, अच्छे गुणधर्मों वाला, अच्छे आनुवंशिक गुणधर्मों वाला, जैसे कि हमें अपने नए पशु में चाहिए, ऐसा नर पशु ढूंढेंगे। उसके बाद उससे आर्टिफिशियल रूप से हम उसका वीर्य का संग्रहण करेंगे, सीमन कलेक्शन करेंगे,
ठीक है जी, वो हो गया। उसके बाद हम उस वीर्य की जांच कराएंगे, कहीं उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि उससे हमने लिया और अपने जो नए पशु में, अपने खुद के पशु में डाला है, चाहे गाय हो भैंस हो, वो भी बीमार हो जाए। ठीक है जी। उसके अलावा कहीं पता चले कि उसके शुक्र कम है या गति नहीं है, तो उसका मतलब भी नहीं रहा, पूरी प्रोसेस खराब हो जाएगी, तो उसकी जांच होगी। उसके बाद उसके साथ हम साइंटिफिक प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और उससे जिस हम ताकि आर्टिफिशियल एआई में या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आगे बढ़ा सकें, उसके लायक बनाएंगे। उसमें जो भी केमिकल्स, दवाइयाँ, हार्मोन्स जो मिलाने होंगे उसे मिलाएंगे। उसके बाद विभिन्न उपकरण होते हैं, उनके माध्यम से जो मादा है उसके मद में आने पर, मद का मतलब जिस प्रकार से हम मानवों में देखते हैं कि जो हमारी मादा होती हैं, औरत होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनमें जो साइकिल चलता है, मेन्स्ट्रुअल साइकिल जिसे बोलते हैं, आर्तव चक्र जिसे बोलते हैं, एमसी जिसे बोलते हैं, वो अबाउट 28 दिन का चलता है। क्लियर। उसमें जो पर्टिकुलर टाइम है जिसमें प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा रहता है, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, लगभग 13 to 18 या 19 डेज, यानी कि जो 5-6 दिन का समय है, अगर हम उसी समय पे उनमें जो कांटेक्ट कराएंगे, तब हमारे चांसेस ज़्यादा है कि प्रेगनेंसी हो जाए। क्लियर। उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे कि मद में आने पर पशु का जैसे हमारे वहां बोलते हैं मेन्स्ट्रुअल साइकिल, उसी प्रकार यहाँ पे बोलेंगे एस्ट्रल या एस्ट्रस साइकिल, ईपी। मध्यकाल तो हो जाएगा एस्ट्रस पीरियड, ईपी, और ऐसे वहां पे बोलते हैं हम मेन्स्ट्रुअल साइकिल, एमसी, वैसे यहाँ बोलेंगे हम एस्ट्रस साइकिल, ईसी। क्लियर। उसमें आने पर उसे कृत्रिम रूप से, उस जो वीर्य हमने नर पशु से कृत्रिम रूप से ग्रहण किया था, संग्रहण किया था, उसे उसके गर्भाशय ग्रीवा में, सर्विक्स में अपने हाथों से डालेंगे, ताकि वो उसके अंडाणु के साथ, ओवम के साथ जाकर के मिल जाए और हमारा जीव का जो गर्भधारण है वो हो जाए। क्लियर। तो इतनी प्रोसेस आपकी समझ में आ गई होगी कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस सारी प्रोसेस में आपको प्रैक्टिकली रूप से पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी है वो देखिए, जब स्वस्थ व उच्च आनुवंशिकता गुणधर्म वाले नर पशु के वीर्य को कृत्रिम रूप से यंत्रों के द्वारा मादा के मद या हीट में आने पर, मद या हीट में आने पर उसके गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स में डालते हैं, तो एआई कहलाता है। क्लियर। तो आपने एक वर्ड सुना इसमें, सबसे पहली बात तो उच्च आनुवंशिकता गुणधर्मों वाले, दूसरा मद या हीट में आने पर। ये मद या हीट क्या है, ये मैंने अभी बताया था आपको, जिसे हम बोलते हैं अपने मानवों में मेन्स्ट्रुअल साइकिल, एमसी। उसी प्रकार यहाँ पे बोलते हैं मदकाल या मद साइकिल, मद चक्र, एस्ट्रस साइकिल, ईसी। क्लियर। इसको हम पूरा अब नेक्स्ट जो भी हमारा इसको इंट्रो कराने के बाद जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, पूरा का पूरा एस्ट्रस साइकिल पढ़ाऊंगा कि मदकाल की पहचान कैसे करें कि पशु मदकाल में है, कैसे पहचाने, किस टाइम पर हमें बीजारोपण करना चाहिए, वीर्य धारण करना चाहिए या गर्भाधान करवाना चाहिए, एआई करवाना चाहिए, किस प्रकार से हम सारी पूरी विधियों को करते हैं, वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। अब एक बात सुनिए कि हमें एआई की जरूरत ही क्यों पड़ी, जब सालों से चलती आ रही थी कि नेचुरली रूप से वो डेवलप होते थे, नेचुरल रूप से एक दूसरे के करीब आते थे, फिर सेक्सुअल कांटेक्ट करते थे, उसके बाद संतति पैदा करते थे, चलता आ रहा था, तो हमें जरूरत क्या पड़ रही थी कि इतना सब ब्रह्मांड बचा। तो उसकी मैं बताता हूँ। पहला रीजन, हमारे इंडिया हो या पूरा विश्व हो, कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मान लो गाय हम रखते हैं, ठीक है जी, लेकिन वहाँ पे उच्च क्वालिटी का कोई सांड उपलब्ध नहीं है। जैसे कि पहाड़ हो गए, वहाँ पे हम गाय तो रखते हैं दूध के लिए, दूर दूर तक सांड उपलब्ध नहीं है, तो 2-3 साल हो जाती हैं कि गाय एक बार जो 5-6 महीने दूध देती है वो दे दिया, उसके बाद कोई सांड नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम जैसे मान लो हर एक गाँव में गाय 1000-1200 गाय रहती हैं, लेकिन सांड की देखी जाए तो मैक्स 2 या 3 होंगे। तो हमारा कितनी सालों से वही सांड, वही गाय, वही हमारा आनुवंशिक गुणधर्म चलते आ रहे हैं। तो हमारी जो नई संतति पैदा हो रही है, हमारी जो नई बच्चियां या बछड़ा जो भी पैदा होगा, उनमें वही गुणधर्म चलते आ रहे हैं जो आज से 20 साल पहले थे। उनमें कोई भी किसी भी तरह का विकास नहीं हो रहा। यानी कि आज से 20 साल पहले जो गाय हमारा मान लो 4 लीटर 5 लीटर दूध देती थी, वो आज भी वही 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर दूध देती है। तो क्या फायदा रहा इतने टाइम का? रीजन, क्योंकि उनके आनुवंशिक गुणधर्मों का, उनके जेनेटिक्स का कोई विकास ही नहीं हो रहा। तो सीधी सी बात है, उनमें विकास कैसे हो जाएगा?
क्लियर? तो दूसरा रीजन आपका क्लियर हो गया हो। तीसरा रीजन जो है कि लगातार वही अगर हमारे जेनेटिक्स चलते रहे, यानी कि लगातार वही आपस में कांटेक्ट करते रहें और संतति को आगे बढ़ाते रहें, तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं आगे जाकर के। उनमें कई सारी बीमारियां, कई सारी विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। क्लियर? तो हम देखेंगे कि हम अब इससे प्रोसेस से क्या फायदा हो जाएगा। इस प्रोसेस से हम उच्च गुणवत्ता वाले, जैसा हमें चाहिए, अगर हमें अपनी अगली संतति को मांस के लिए प्राप्त करना है तो हम ऐसी संतति से या ऐसे नर से हम वीर्य का कलेक्शन करके डालेंगे जो अपने आप में तंदुरुस्त हो, मीट के लिए जाना जाता हो। क्लियर? अगर हमें दूध दूध का या दूध उत्पादन कम वृद्धि करनी है, मान लो हमारा जो मैं बताया 20 साल से हमारा जो गाय है 4 से 5 लीटर दूध दे रही है, तो हम ऐसी संतति का या ऐसे जेनेटिक्स का, ऐसी नस्ल का बीज डालेंगे, बीज डालेंगे जो कि उच्च दुग्ध उत्पादन में अपनी रखता हो। यानी कि उससे जब हमने बीज ना इंसेमिनेट कर दिया, लगा दिया, उसके बाद जो हमारी गाय पैदा होगी, नई जो बच्चियां पैदा होगी, जो गाय बनेगी, उसमें वही गुणधर्म उपलब्ध होंगे जहां से हमने उस वीर्य को उच्च क्वालिटी से कलेक्ट किया था। तो अब जो हमारी नई गाय होगी उसमें दूध उत्पादन में वृद्धि होगी या नहीं होगी। अब वो गाय 10 लीटर 12 लीटर दूध दे रही है, तो मेन फोकस ये रहा। उसके अलावा अगर हम नेचुरली, अगर हम जैसे मान लो गाँव में कोई सांड रहता है जो नेचुरली रूप से ब्रीडिंग करते हैं, गाय जाती है, छोड़ देते हैं जंगल में और वो नेचुरल रूप से ब्रीडिंग करते हैं, तो अगर साल भर का देखे जाए तो एक साल में एक सांड लगभग अप्रोक्स मान लीजिए मैक्स 100 गाय को प्रेग्नेंट कर सकता है। लेकिन हमारे गांव में कितनी, मान लो 1000-1200 गाय हैं। वहीं अगर कृत्रिम रूप से देखा जाए, अगर हम एक सांड से मान लो पूरी साल भर सीमन कलेक्ट करते हैं, वीर्य का संग्रहण करते हैं, तो उसके बाद जो उपचारित करेंगे, उसे हम तनुकृत करेंगे, पर उसके साथ हम जो आर्टिफिशियल रूप से जो हमारे एक्सपेरिमेंट होंगे उन्हें करेंगे, उसके बाद उन्हें हम पैक करेंगे, तब अगर हम उन्हें गायों में अगली अपनी गायों में बीजारोपण करेंगे या बीज धारण करेंगे, इंसेमिनेट करेंगे, तो लगभग उसी एक सांड से लगभग 1000 गाय, यानी कि एक साल में एक सांड से जो कलेक्ट हुआ है हमारा बीज है सीमन, उससे लगभग 1000 गाय प्रेग्नेंट हो सकती है। तो मेजर एक ये फायदा हो गया, समझ गए? तो हमारे 4 फायदे हमारे सामने कि हमें कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की आवश्यकता पड़ी ही क्यों, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। उसके अलावा एक फायदा और कि मान लो नेचुरल रूप से वो ब्रीड कर रहा है, तो हमारे चांसेस रहते हैं कि कई बार वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो लेकिन इसमें हम मान लो 1 से 2 बार हमने कर दिया, ज़्यादातर तो 80% केस में एक बार हमने इंसेमिनेट किया तो चांसेस है कि पॉजिटिव मिल जाते रिजल्ट। लेकिन उसमें वापस से फिर सांड को ढूंढो, उनको पास में लाओ, कॉन्टेक्ट कराओ, उससे अच्छा ये ना, सबसे पहली बात हमें अपना जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब का हमें सीमन मिल रहा है, पीरियड मिल रहा है, हमारी नई नस्ल जो पैदा होंगी उसमें वही गुणधर्म होंगे जैसा हमें जरूरत है, हम जैसा चाहते हैं। उसके अलावा ये मेन फैक्टर, जब नेचुरली ब्रीडिंग कर रहे थे तो एक सांड लगभग एक साल में 100 गाय प्रेग्नेंट कर रहा था, वहीं एआई में वही एक सांड उससे जो कलेक्ट हुआ सीमन है उससे लगभग 1000 गाय हम प्रेग्नेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो इसका एक बार देख लीजिए। अब हम इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम देखेंगे कि मध्यकाल क्या होता है, मध्य चक्र क्या होता है, इनके फायदे क्या हैं, किस पशु में कितने दिन का मध्य चक्र रहता है, उसमें कितने चरण रहते हैं, किस उस मध्य चक्र में किस टाइम पर हम एआई या नेचुरल ब्रीडिंग कुछ भी कर रहे हैं उनको संपर्क में लाएं, इस टाइम पे हम उसको इंसेमिनेट करें कि पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा रहें। उसके अलावा पशु को कैसे पहचाने कि वो मध्य चक्र में है, मध्यकाल में है, हीट में है। क्लियर? वो सबको पढ़ते हुए फिर हम पढ़ेंगे असली एआई कि कृत्रिम रूप से किस प्रकार से किन चरणों में जो है गर्भाधान किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस प्रकार से कलेक्शन करेंगे, किस प्रकार से उसको तनुकृत करेंगे, किस प्रकार से भंडारण करेंगे, वो सब चीज देखेंगे। क्लियर? थैंक यू। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देख रहे थे कि क्या क्यों जरूरत पड़ी कृत्रिम गर्भाधान की, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, एआई की। उसमें क्या क्या हमारे फायदे हैं कि क्यों हम इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं बजाय नेचुरल ब्रीडिंग के, कि क्या आवश्यकता थी क्या नहीं थी। ठीक है जी, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, क्यों जरूरत थी। पहला, अच्छी नस्ल को प्राप्त करने के लिए, उच्च गुणवत्ता वाले आनुवंशिक गुणधर्मों में विकास करने के लिए। अगर कहीं पर उस नर पशु की उपलब्धि नहीं है तो उस जगह पर उसके अलावा हमारी संतति में विकार उत्पन्न ना हो, ताकि टाइम टू टाइम हमारे गुणवत्ता, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है तो दुग्ध उत्पादन की वृद्धि हो सके। अगर हमें मीट की प्राप्ति करनी है तो उच्च गुणवत्ता का मीट प्राप्त हो सके, अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सके। ठीक है। उसके अलावा कई बार एक आवश्यकता और पड़ जाती है कि अगर हमारी गाय या भैंस मान लो शारीरिक रूप से कमजोर है, कि उसका पैर टूट गया, विकलांग हो गई है, खड़ी नहीं हो सकती, उस सिचुएशन में भी हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई कराते हैं। ठीक है जी। तो उसमें जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की डेफिनेशन देख रहे थे तो उसमें हमने जाना कि एक वर्ड आया था मद में आने पर, यानी कि उच्च क्वालिटी के या उच्च गुणवत्ता के आनुवंशिक गुणधर्मों वाले नर पशु से वीर्य को कलेक्ट करके, संग्रहण करके, उसे कृत्रिम रूप से यंत्रों के द्वारा मद में आई या हीट में आई हुई गाय के गर्भाशय ग्रीवा में डालना, छोड़ना ही कहलाता है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई। क्लियर। तो उसमें एक वर्ड आया एआई, सॉरी, मद में आई हुई, कि मद है क्या, ये मद काल क्या है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जब हम नेचुरल ब्रीडिंग पढ़ रहे थे तो उसमें आया था कि योग्य या दोनों जब नर व मादा पशु अपने शारीरिक रूप से जनन के लिए योग्य हों तो हम कहते हैं कि वो आपस में नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से संभोग कर करके संतति को आगे बढ़ाएं, तो उसे कहते हैं नेचुरल ब्रीडिंग। क्लियर। तो हमारे दो वर्ड आए थे, एक तो मद और एक आया था योग्य। तो योग्य है क्या, कैसे योग्य होते हैं, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि सिंपली हम में होता है वैसे ही पशुओं में होता है। जब हम अपने यौवन में आ जाते हैं, हम अपने यौवन आरंभ में आ जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो किशोर अवस्था स्टार्ट हो गई है, तो हमें अलग अलग लक्षण दिखने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे मेल में दाढ़ी आने लग जाती है, उसके अलावा हमारा आवाज़ भारी होने लग जाती है, उसके भी अलावा हमारे जननांग पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, उनमें स्पर्म बनने लग जाते हैं। उसी प्रकार मादाओं में क्या होता है, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आर्तव चक्र है, एमसी है, वो स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा उनके शारीरिक विकास हो जाता है। उसके अलावा उनमें जो ओवम है, अंडाणु का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। वो सब उनकी हमारी जैसे इस प्रकार हमें लक्षण देखते हैं, हमारा यौवनारंभ आता है, उसी प्रकार आता है पशुओं में, जिसे हम बोलते हैं यौवनारंभ या प्यूबर्टी। क्लियर। तो प्यूबर्टी का मतलब क्या है, तो इसको हम साफ साफ शब्दों में, छोटे वर्डों में कहेंगे क्या, जब भी किसी पशु के, चाहे हम हो या कोई पशु हो, गाय हो, भैंस हो, उसके जननांग, जननांग मतलब जो जनन में इस्तेमाल होते हैं, काम में आते हैं, वो अगर वो जननांग पूर्णतः विकसित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मादा की देखें तो मादा को जो प्राथमिक जननांग है, प्राइमरी जननांग है, या बोलूं प्राथमिक जननांग, क्या है, अंडाशय। अंडाशय पूर्णतः डेवलप हो जाए तथा उसमें ओवम या अंडाणु का निर्माण स्टार्ट हो जाए। क्लियर जी। उसके अलावा अगर नर की देखें तो नर का प्राथमिक जननांग क्या होता है जी, तो वो होता है वृषण, टेस्टीज, वृषण। अगर उनमें स्पर्म का विकास होना स्टार्ट हो जाए, स्पर्म बोले तो शुक्र या शुक्राणु, तो मोटे मोटे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे हम हो या कोई भी पशु हो,
उनमें अगर उनके जननांग पूरी तरह क्षमता वाले हो गए हैं, पूर्णतः विकसित हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मादा है तो उसका अंडाशय पूर्णतः विकसित होकर के अंडाणु का निर्माण करने लग गया हो, उसके अलावा अगर मेल है, नर है, तो उसके वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण स्टार्ट हो गया। क्लियर। और दूसरी मादाओं में उनका मध्य चक्र या ईसी एस्ट्रल साइकिल, मध्य चक्र स्टार्ट हो गया हो, ये पहचान है कि वो पशु अपने यौवनारंभ को प्राप्त कर चुका है, अपनी प्यूबर्टी को प्राप्त कर चुका है। क्लियर जी। अब उसके लिए मैंने कुछ पशुओं की एज लिखी है कि ये पशु इस एज में प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेते हैं, अपने उनके जननांग जो हैं विकसित हो जाते हैं, वो जनन के अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लायक हो जाते हैं। उनमें हम बीज रोपण कर सकते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं, या वो नेचुरल रूप से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए। फॉर एग्जांपल गाय हमारे यहाँ पर दो तरीके की पाई जाती हैं। एक जैसे हम देसी गाय बोलते हैं, जिसको हम इंडियन काऊ बोलते हैं, उसके लिए जो प्यूबर्टी की एज है वो है अबाउट 24 मंथ्स, 24 माह, यानी कि 2 साल के करीब। वहीं दूसरी तरीके की गाय क्या पाई जाती हैं, जिनको हम संकृत बोलते हैं, जिनको हम जर्सी, जैसे जर्सी गाय होती है, विदेशी गाय भी बोल देते हैं। तो उनमें लगभग 18 से 20 महीने में वो अपनी प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने आगे संतति बढ़ाने के लायक हो जाते हैं। क्लियर। उसके अलावा भैंस में लगभग 30 से 40 मंथ, यानी कि 2.5 से 3 साल करीब वो अपनी प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्लियर। बकरी में लगभग 12 से 15 मंथ, यानी कि साल सवा साल के करीब। भेड़ में लगभग साल भर 10 से 15 मंथ। उसके अलावा ऊंट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है डेवलप होने में, उसको प्यूबर्टी प्राप्त करने में लगभग 3 से 4 साल 5 साल लग जाते हैं। सुअर को लगभग 1 साल लगती है, 12 मंथ के करीब लगता है। क्लियर। तो हमने सारे के सारे बाई चांस क्वेश्चन उठ के आ जाए कि मान लीजिए बकरी जो उचित समय है एआई का, कृत्रिम गर्भाधान का, वो क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि लगभग 1 साल की हो जाए तो हम उसमें कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं। उसी प्रकार मैंने ये डाटा लिख दिए हैं। फिर हमारा एक वर्ड आया था कि मद में आने पर, हीट में आने पर, तो मद है क्या, मदकाल है क्या, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे किस पशु में मदकाल किस एज में स्टार्ट होता है और कितने दिन तक चलता है। जैसे कि हमारे जो लड़कियां होती हैं उनमें अबाउट 14 साल पास करके, 13 साल पास करके, कई बार अब तो 12 मतलब 12 साल का पास करके उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। उनमें जो है किशोर अवस्था के या यौवनारंभ के, प्यूबर्टी के जो गुण हैं वो दिखने लग जाते हैं। उसी प्रकार जो हमारे एमसी चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, आर्तक चक्र चलता है, वो लगभग चलता है 28 डेज का, 28 दिन। उनमें से लगभग 5 से 6 दिन ऐसे हैं जो कि बेस्ट हैं, सर्वोत्तम हैं, किसके लिए, प्रजनन के लिए। क्लियर। उसी प्रकार हम देखेंगे पशुओं में क्या होता है। पशुओं में सबसे पहली बात, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं आर्तव काल, मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो कि लगभग 3 से 5 दिन चलता है, कई बार 7 दिन तक चलता है, जिसमें हमारी ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं एमपी, मेंस्ट्रुअल पीरियड जैसे बोलता है। क्लियर। उसी प्रकार पशुओं में उसे बोलते हैं हम आर्तव काल की जगह पे मध्यकाल, और इंग्लिश में बोले तो एस्ट्रस पीरियड या ईपी। क्लियर। इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए, यह वह अवधि है या यह वह समय है जिसमें मादा पशु नर पशु के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है, संभोग की इच्छुक होती है, उस पीरियड को कहते हैं मध्यकाल। क्लियर। इसमें क्या क्या होगा, इसे हम अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से कहते हैं। ताप में आना, गर्मी में आना, पाली में आना, हीट में आना, वो सब हम इसको बोलते हैं। ये वो अवस्था है, अगर उस टाइम पे अगर हम इंसेमिनेट करते हैं तो इंसेमिनेट कर दो, 90% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे कि वो गाय, भैंस या बकरी प्रेग्नेंट हो जाए। उसके अलावा उस पीरियड में अगर वो किसी नर पशु के कांटेक्ट में आती है नेचुरली, तो भी प्रेगनेंसी के चांस हों। इसके भी लगभग आखिरी के 4 से 8 घंटे जो होते हैं, लगभग अंतिम अवस्था, मध्यकाल की जो ये अंतिम अवस्था है, और उसके भी लगभग लास्ट के 4 से 8 घंटे एआई के लिए, कृत्रिम गर्भाधारण के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए सबसे बेस्ट, सर्वोत्तम होता है। क्लियर जी। देखिए, थोड़ा सा हमारे साथ कंपेरिजन कर लीजिए।
उससे आपको समझ में आ जाएगा। हमारे जो लेडीज हैं, लड़कियां हैं, उनमें यौवनारंभ अबाउट 12 से 14 साल के बीच में स्टार्ट हो जाता है, उसमें ये लक्षण दिखने लग जाते हैं। क्लियर। उसी प्रकार जो हमारे यहाँ 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, एमसी चलता है, उसी प्रकार पशुओं में अलग अलग चलता है। जैसे कि गाय पशु में या भैंस में 21 दिन का चलता है, बकरी में 21 दिन का चलता है, वो मैं पूरी लिस्ट बनाऊंगा। उनमें से लगभग जो ईपी हैं वो लगभग मान लीजिए मध्यकाल जो है वो 2 दिन का मान लीजिए, लगभग जो लास्ट की अवस्था है, ठीक है, उसमें से भी लगभग 4 से 8 घंटे वो सबसे बेस्ट होते हैं। किसके लिए? गर्भधारण के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, जिसमें पॉजिटिव चांस रहते हैं। उसी प्रकार हम में वो लगभग 4 से 7 दिन 8 दिन रहते हैं, जिसमें अगर वो कॉन्टैक्ट बनाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमारे साथ थोड़ी कंपेरिजन कर लेंगे तो आसान हो जाएगा ये सब पढ़ना। जैसे मैंने अभी कंपेरिजन किया कि हमारे जो उस होता है तो उसमें आर्तव काल बोलते हैं, इसमें मध्यकाल बोलते हैं। इंग्लिश में हमारे मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, यहाँ पे एस्ट्रस पीरियड या ईपी बोलते हैं। क्लियरली। अब है मध्य चक्र या एस्ट्रस साइकिल। तो इसमें क्या होता है, एक जो मध्यकाल है जिसमें वो जो बेस्ट पीरियड है, जिसमें अंडाणु का पूर्ण विकास हो गया, अगर उस टाइम पे हम एआई करेंगे तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बेटर है। क्लियर। उसी प्रकार जब अगला महीने में फिर वही टाइम आएगा तो उन दोनों के बीच का जो समय, दो मध्यकालों के बीच का जो समय है, बीच की जो अवधि है, उसे बोलते हैं मध्य चक्र। उसमें टाइम में क्या होगा, उस टाइम में जो गर्भाशय होगा मादा का, वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा, अपने आप को तैयार करेगा अगले मध्यकाल के लिए। उसमें क्या होता है, वो अपनी गर्भाशय की दीवार को तैयार करता है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर गर्भधारण हो गया तो उस बच्चे के लिए किस प्रकार से सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए, किस प्रकार से उसको सेफ रखा जाए, किस प्रकार से वो गर्भाशय की जो दीवार है, वॉल है, उसमें जाकर के सेट हो जाएगा, चिपक जाएगा। उसके पोषण के लिए क्या क्या चाहिए। तो शरीर अपने आप गर्भाशय को उस माहौल में बदलता है, उसको सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराता है कि प्रेगनेंसी होगी तो बच्चे को किस प्रकार से रखा जाए। तो इसी प्रकार जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं आर्तव चक्र, यहाँ बोलेंगे इसको मध्य चक्र या एस्ट्रस साइकिल, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी, यहाँ बोलेंगे ईसी। ठीक है जी। तो डेफिनेशन मैंने क्या लिखा, दो मध्यकालों के मध्य का समय या अवधि, या फिर बोले तो इनके जो मध्य की शारीरिक घटनाएं हैं, उसमें जो अंडाशय में विकास चल रहा है, गर्भाशय में जो विकास चल रहा है, उन सब घटनाओं को कहते हैं मध्य चक्र या एस्ट्रस साइकिल। क्लियर जी। इसमें क्या करता है शरीर, इसमें शरीर अपने गर्भधारण या भ्रूण के विकास के लिए अपने आप को सुरक्षित वातावरण में तैयार करता है, सुरक्षित वातावरण देने के लिए अपने आप को तैयार करता है। उसके अलावा हम अगर देखें तो एस्ट्रस साइकिल को या मध्य चक्र को लगभग 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है जी। उसमें क्या क्या है, प्रोएस्ट्रस, एनेस्ट्रस, मेस्ट्रस एंड लास्ट का डाइएस्ट्रस। ठीक है जी। है क्या, यानी कि जैसे हमारे 28 दिन का एमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उसी प्रकार इनमें मान लो ओवरऑल लगभग 21 दिन एवरेज ले लीजिए, लिस्ट बताऊंगा लेकिन फिर भी 21 दिन का एवरेज ले लीजिए। उसमें उन 21 दिनों को हम किस प्रकार से बांटें कि उनको 4 भाग हो जाए कि सेपरेट सेपरेट, इस टाइम में ये घटनाएं होती हैं, इस टाइम में ये घटनाएं होती हैं। उसी प्रकार हमने इन 4 में बांटा, प्रोएस्ट्रस, एनेस्ट्रस, मेस्ट्रस एंड डाइएस्ट्रस। ये क्या है प्रोएस्ट्रस, ये जो है हमारी मध्य चक्र की जो प्रारंभिक घटनाएं हैं, प्रारंभिक गुण हैं, वो उसमें दिखाई देते हैं, और ये लगभग 2 डेज का होता है, सबसे छोटा है। उसके अलावा एनेस्ट्रस, ये वो समय है जो नेचुरली रूप से वो समागम करना चाहती हैं, फिजिकल कांटेक्ट करना चाहती हैं, ये भी बहुत छोटा नाममात्र के बराबर होता है। उसके बाद मेस्ट्रस है, इसमें मध्य के सारे लक्षण धीरे धीरे दिखेंगे और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। क्यों, ये लंबी प्रोसेस है, इसमें मध्य के जैसे समागम में होने के लिए जो लक्षण होंगे वो दिखेंगे और धीरे धीरे समाप्त होंगे, तो इसको बोलते हैं मेस्ट्रस। डाइएस्ट्रस, ये है ईपी या ईएस की या ईसी की या ईपी की मध्य चक्र की जो लास्ट की अवस्था है, अंतिम अवस्था है वो। इसमें क्या होगा, इसमें यही है वो सर्वोत्तम पीरियड जिसमें अगर एआई कराया जाए, गर्भधारण कराया जाए तो हमें सर्वोत्तम रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर। तो एक बार इसको देख लीजिए, मैंने आपको यौवनारंभ के जो लक्षण हैं वो पढ़ाए हैं, किस पशु में कितनी उम्र में जाके यौवनारंभ हो जाता है कि वो जनन के लिए योग्य हो जाती है, हम उसमें एआई करा सकते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा मध्यकाल, एस्ट्रस पीरियड या मध्य चक्र क्या होता है,
किस प्रकार से इनमें अंडाणुओं का विकास होता है या किसे हम मध्यकाल कहते हैं। तो इनकी एक बार डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अलग अलग पशुओं का मध्यकाल, मध्यचक्र और उनकी प्रेगनेंसी का टाइम, यानी कि जैसे हमारे यहाँ कितना होता है अबाउट 9 महीने, तो उसी प्रकार इनमें कितने महीने का या इतने दिन का होता है वो सब की लिस्ट पढ़ेंगे। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। हाँ जी, तो हमने अभी पढ़ा कि मध्यकाल क्या होता है, मध्य साइकिल क्या होता है, यौवनारंभ प्यूबर्टी क्या होती है, उनके लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से शरीर विकसित होता है। ठीक है जी। तो अब मैंने क्या किया है, सारे के सारे जितने भी हमारे आसपास के जीव हैं जिनके बारे में सवाल आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ी वगैरह, इनसे ही हमारे सवाल आएंगे। तो उनका मध्यचक्र कितने दिन का होता है, यानी कि पूरा का पूरा साइकिल, जैसे कि हमारा 28 दिन का लगभग, वैसे ही उनका कितने दिन का होता है। मध्यकाल ईपी, वो टाइम कौन सा है जब वो गर्मी में आती हैं या फिर उनका शरीर तैयार होता है नर पशु के लिए, अन्यथा या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि वीर्य धारण के लिए तैयार होता है। क्यों? जब तक कि मादा का शरीर वीर्य को एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्पर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक प्रेगनेंसी का चांस नेगेटिव। क्लियर। तो वो टाइम कौन सा है जिस टाइम मादा अपने शरीर को पूर्ण तरह तैयार कर लेती है तथा अंदर से खुद चाहती है कि उसको स्पर्म मिले या वो पॉजिटिव हो, तो वो टाइम कौन सा है, मध्यकाल। उसके अलावा गर्भित होने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद कितने टाइम की उनकी प्रेगनेंसी रहती है, गर्भकाल कितना होता है, कितने दिन में उनका बच्चा परिपक्व होकर के डिलीवरी के लिए तैयार होता है। तो उसके लिए मैंने एक ही बोर्ड पर पूरी डिटेल बनाई है, तो एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, गाय में लगभग गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, इन तीनों में लगभग 21 दिन का मध्यचक्र होता है, मध्य साइकिल होती है। लेकिन इनमें मध्यकाल या ईपी जो टाइम उनका गर्मी का होता है या बोलें तो संभोग का होता है, वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि गाय में कितने का 10 से 24 घंटे होते हैं, जिसमें लगभग एवरेज माने तो 18 घंटे, भैंस में लगभग 12 से 36 घंटे, यानी कि अबाउट 2 दिन के करीब मान लो। उसके अलावा बकरी में कितने दिन, 1 से 2 दिन, भेड़ में लगभग 1 से 1.5 दिन, और इनमें मध्यचक्र होता है भेड़ में 16.5 दिन का, 16.5, 16.5 दिन का मध्य चक्र है और 1 से 1.5 दिन का मध्यकाल है। उसके अलावा ऊँटनी में लगभग 23 से 24 दिन का ईसी है, एस्टर साइकिल है, और इनमें 3 से 5 दिन तक मध्यकाल चलता है। उसी प्रकार घोड़ी में लगभग 21 से 24 दिन का मध्यचक्र होता है और इनमें जो मध्यकाल चलता है वो 6 दिन का करीब चलता है। क्लियर। और लेकिन इनमें प्रेगनेंसी का जो टाइम है, गर्भकाल का जो टाइम है, उनके बच्चे को डेवलप होने में जो टाइम लगता है वो पूरा डिफरेंट है। हम जानते हैं गाय में लगभग 9 महीने, भैंस को लगभग 10 महीने लगते हैं, लेकिन एक्यूरेट जो वैज्ञानिक फैक्ट है वो देख लीजिए। गाय में लगभग 281 दिन, यानी कि अगर मोटा मोटा बोलें तो 9 महीने 9 दिन। भैंस में लगभग 310 दिन, मोटा मोटा बोले तो 10 महीने 10 दिन। बकरी में लगभग 151 से 155 दिन, यानी कि मोटा मोटा बोले तो 5 महीने 5 दिन। उसी प्रकार भेड़ में लगभग 145 से 147 दिन, लगभग 5 महीने मान लीजिए। ठीक है जी। ऊंट में लगभग 385 दिन प्रेगनेंसी चलती है, उनको मोटा मोटा बोले तो 12 महीने 12 दिन। क्लियर। उसी प्रकार अगर घोड़ी का देखें तो लगभग 345 से 347 दिन, और वैसे बोले शॉर्ट में तो 11 महीने 11 दिन। क्लियर। इस लिस्ट को एक बार दिमाग में जरूर बिठा लेना, क्यों, इससे मुझे डाउट है कि कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि बकरी में कितने दिन का मध्य चक्र होता है, इसी कितने दिन का होता है, या मध्यकाल कितने टाइम का होता है, भैंस में कितने दिन का मध्य चक्र चलता है, घोड़ी में कितने दिन का मध्य चक्र चलता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। या फिर प्रेगनेंसी के रिलेटेड आ सकता है कि ऊंट के बच्चे को डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, कितने दिन का गर्भकाल है। भैंस का या गाय का तो नॉर्मली हम लोग घर में रहती है तो जानते हैं, लेकिन भेड़ का, बकरी का, ऊंट का, घोड़ी का ऐसे इनके पूछ सकते हैं। क्लियर जी। उसके बाद अब ये बताइए कि हम कैसे पहचाने कि उस पशु का, उस मादा का मध्यकाल चल रहा है, वो चाह रही है कि उसे स्पर्म मिले या फिर नर पशु के साथ वो संभोग या फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाए। उसके लिए वो इंडिकेट करती है, कुछ आइडेंटिफिकेशन होती हैं, कुछ वो पहचान देती है, कुछ शॉर्ट में बोले तो हिंट देती है कि मेरा मध्यकाल चल रहा है।
क्लियर। उसके लिए मैंने कुछ जो मेरे दिमाग में थी वो मैंने लिखी हैं। पहला, सबसे पहले तो पशु बेचैन होने लगती है, चाहे हमारी गाय हो भैंस हो। बेचैन होने का मतलब उत्तेजित हो जाती है, उसके पैर एक जगह पे नहीं ठहरते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उठेगी कभी बैठेगी, उसके अलावा पूंछ मारेगी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखेगी, तो पशु बेचैन हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। उसके अलावा वो बार बार टॉयलेट मूत्र त्याग करेगी, बार बार पेशाब करेगी। उसके अलावा उसका जो भग द्वार है, योनि द्वार है, वो खुल जाता है, फूल जाता है, फूल जाएगा। उसके अलावा उसकी वेजाइना से, योनि से कुछ तरल पदार्थ निकलेंगे, तरल पदार्थों का आना हुआ। उसके अलावा वो बहुत तेज तेज आवाज निकालेगी, रम्हाएगी, जिसको हम बोलते हैं, रम्हाती है। उसके अलावा पूंछ को उठाएगी, ठीक है जी। अपने बच्चे को पास नहीं आने देगी दूध पीने के लिए, उस टाइम पे बच्चे से दूर रहेगी। उसके अलावा अगर उसको नर पशु दिख जाएगा वो, या किसी और दूसरे गाय पर भैंस पर, उस पर चढ़ने लग जाएगी, दूसरे पशुओं पर चढ़ती है। उसके अलावा दूध उत्पादन उसका डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, और उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक सी आ जाती है। ऐसा लगेगा कि ये उपद्रव करने वाली, भागने वाली, दौड़ने वाली। तो इस प्रकार से हम अपने पशु की पहचान कर सकते हैं कि पशु का मध्यकाल चल रहा है, वो हीट में है, गर्मी में है, पाले में है। उस टाइम पे जैसे ही अगर हमें नेचुरली कराना है, नेचुरल ब्रीडिंग करानी है, उसी टाइम पे उसको हम मेल के पास ले जाएंगे। मेल भैंसा हो, सांड हो या घोड़ा हो, जो भी हो, उसके पास ले जाएंगे और नेचुरल ब्रीडिंग करा देंगे। लेकिन अगर हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना है, कृत्रिम गर्भधारण कराना है, तो हम देखेंगे कि जब ये लक्षण थोड़े समाप्त हो जाएं, जब ये लक्षण थोड़े डाउन हो जाएं, गाय या भैंस हमारी उत्तेजित की बजाय थोड़ी शांत हो जाए, उस टाइम पे हम अपने डॉक्टर को बुलाएंगे, जो भी नज़दीकी चिकित्सक हुआ, उससे हम एआई कराएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे। क्योंकि आपने भी जब कभी फ़ोन किया होगा कि हमारी गाय भैंस पाले में आ रही है, गर्मी में आ रही है, तो भाई आ जाओ, वो कहेगा अभी थोड़ा शांत होने दो, जब करेंगे। तो इसका मतलब है जब ईपी खत्म हो जाता है, मध्यकाल खत्म हो जाता है, उसके लगभग 4 से 8 घंटे के अंदर हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भधारण कराना चाहिए। क्लियर, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये है हमारी लिस्ट कि मध्यकाल कितने टाइम का चलता है, मध्यचक्र कितने टाइम का चलता है, उसमें प्रेगनेंसी कितने टाइम चलती है। फिर मैंने पढ़ाई आपको मध्यकाल की पहचान, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ एस्ट्रस पीरियड या ईपी। क्लियर, जब हम पशु को पहचान लेंगे कि उसका ईपी चल रहा है, मध्यकाल चल रहा है, अगर हमें नेचुरल करानी है तो उसके नर के पास ले जाएंगे और उससे नेचुरल ब्रीडिंग, जो भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है वो करा देंगे। अगर हमें एआई कराना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना है, तो उसके लिए हम वेट करेंगे कि इसके जो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो थोड़े डाउन हो जाएं, पशु शांत हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि लगभग अंतिम के 4 से 8 घंटों में हमें कराना चाहिए, कि उस टाइम पे करा देंगे तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। लेकिन अगर हम लगभग शांत होने के 4 से 8 घंटे के अंदर कराते हैं तो प्रेगनेंसी के चांस 90% बढ़ जाते हैं, और एक ही बार में गाय या भैंस, हमारा जो भी पशु है, वो प्रेग्नेंट हो जाता है। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसे पशु भी तो होंगे जिनमें मध्यकाल के आइडेंटिफिकेशन या हिंट ना दिखें, वो ना रवाए, वो ना उत्तेजित हो, ना उसके भगद्वार से तरल पदार्थ आ रहा हो, या फिर आ भी रहा हो तो हमारा ध्यान ना जा रहा हो। तो उस सिचुएशन में तो इसका मतलब वो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं होगी, हम उसे पहचान ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि गौशाला हो गई, वहाँ पे बहुत सारी गाय झुंड में रहती हैं, उनमें से एक दो गाय, शर्मीली गाय जिनको बोलते हैं, वो अपने मध्यकाल की आइडेंटिफिकेशन शो नहीं करती हैं, वो अपने मध्यकाल की जो पहचान है, हिंटे हैं, उनको शो नहीं करती हैं। तो उस हालात में हम क्या करते हैं, एक नसबंदी किया हुआ सांड उनके झुंड में छोड़ देंगे। तो उस सांड को देख करके स्वतः ही नर को देख करके वो उत्तेजित होगी और उसके आइडेंटिफिकेशन दिख जाएंगे, जैसे कि उसके पीछे पीछे घूमेगी, उसको चाटने लग जाएगी, या ऐसे कुछ को ना दिखाने लग जाए। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं, जब जो बुल हमने छोड़ा है उसे हम कहेंगे टीजर बुल। क्या कहेंगे? टीजर बुल। तो इसको भी ध्यान रखना कि टीजर बुल क्या होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या कहेंगे, ग्रुप में रहने वाली या झुंड में रहने वाली जो शर्मीली गाय या भैंस है, शर्मीली पशु है, जो मादा है, उसके ईपी को, मध्यकाल को पहचानने के लिए
मध्यकाल की पहचान के लिए एक बंधीकृत या बंधिया सांड छोड़ा जाता है, उसे कहते हैं टीजर बुल। क्लियर जी? तो अब हमारी सारी सिचुएशंस खत्म हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं एआई के, कृत्रिम गर्भधारण के, किस प्रकार से हम वीर्य का कलेक्शन करेंगे, किस प्रकार से उसका टेस्ट करेंगे, किस प्रकार से उसको तनुकृत करेंगे, क्या क्या मेथड्स हैं उस वीर्य को, स्पर्म को उस मादा पशु के अंदर डालने के, किस प्रकार से क्या सावधानियां रखी जाती हैं, किस प्रकार से उस वीर्य का भंडारण किया जाता है, कि किस प्रकार से वो 4 से 5 साल तक चलता रहे, उसको किस प्रकार से पैकेट्स में पैक किया जाता है, क्या उपकरण हैं, क्या क्या पहचान है, वो सब के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार बनाए रखें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.